कभी सोचा है कि दुनिया का नक्शा आज जैसा है वैसा क्यों है? ये लकीरें, ये देश, ये सरहदें, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थीं? नहीं, ये सिर्फ भूगोल की देन नहीं है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। देखेंगे कि कैसे क्रांतियों, ताकतवर इरादों और बड़ी-बड़ी जंगों ने उन लकीरों को खींचा है जिन्हें आज हम देशों की सीमाएं कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास में एक खास मोड़ से अपना सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक जगह उठी चिंगारी की लहरें पूरी दुनिया में फैल गई। ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के आखिरी सालों में। जगह है फ्रांस, एक ऐसा देश जो सचमुच पतन के कगार पर खड़ा था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, क्रांति के लिए वो एकदम परफेक्ट माहौल कैसे बना, कोई एक वजह नहीं थी। ये कई चीजों का एक खतरनाक मिक्सचर था। एक तरफ थी एक निरंकुश राजशाही, मतलब राजा की मर्जी ही कानून। दूसरी तरफ एक बेहद कठोर सामाजिक व्यवस्था, जहां आपका जन्म ही आपकी किस्मत तय करता था। सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी और इन सब के ऊपर खराब फसलों और बेहिसाब टैक्स ने आम लोगों को सड़क पर ला दिया था। और हाँ, एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास भी था जो अब और चुप बैठने को तैयार नहीं था। और ये जो गुस्सा था, ये जो बेचैनी थी, ये सिर्फ हवा में नहीं थी, इसका एक धड़कता हुआ दिल था। इस नक्शे को देखिए, पेरिस, नेंटिस, मार्से, ये शहर क्रांति की धमनियों की तरह थे। इन्हीं गलियों में, इन्हीं चौराहों पर ये विचार और संघर्ष असल में जमीन पर उतर रहे थे। कहते हैं ना कि जब भी कोई बड़ी उथल पुथल होती है तो वो किसी न किसी के लिए एक मौका भी लेकर आती है। और इस कहानी में वो शख्स था नेपोलियन बोनापार्ट। वो कोई राजा महाराजा नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जिसकी हिम्मत और महत्वाकांक्षा संकट के उस पल के लिए बिल्कुल सही साबित हुई। और ये बात बिल्कुल 100% सही है। सोचिए, क्रांति ने क्या किया? उसने पुराने समाज का पूरा ढांचा, खासकर सेना का, जड़ से हिला दिया। इससे पहले नेपोलियन जैसा कोई इंसान जो किसी बड़े शाही खानदान में पैदा नहीं हुआ, कभी भी ताकत के शिखर तक पहुंच ही नहीं सकता था। लेकिन क्रांति ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। और उसका उठना, अरे वो तो किसी उल्का पिंड की तरह था। जरा देखिए, 1796 में वो एक जंग जीतकर नेशनल हीरो बनता है। 3 साल के अंदर 1799 तक वो फ्रांस का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। और फिर सिर्फ 5 साल बाद 1804 में वो खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। मतलब एक कामयाब जनरल से एक छत्र सम्राट तक का सफर हैरान करने वाला था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि नेपोलियन ने सिर्फ सत्ता हासिल नहीं की, उसने क्रांति के जो सबसे अच्छे विचार थे, जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, पुरानी जमींदारी प्रथा का अंत और निजी संपत्ति की सुरक्षा, इन सबको नेपोलियनिक कोड के नाम से कानून की शक्ल दे दी। इसने फ्रांसीसी समाज को हमेशा के लिए बदल दिया और इसका असर आज भी दुनिया के कई देशों के कानूनों में साफ दिखता है। तो चलिए अब नेपोलियन की कहानी से थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस बड़े ट्रेंड को देखते हैं जिसकी उसने शुरुआत की, मतलब फौज की ताकत से नक्शे बदलने का चलन। यहीं से आने वाले विश्व युद्धों की नींव पड़ी। असल में नेपोलियन ने एक तरह से रास्ता दिखा दिया था। उसने ये साबित कर दिया था कि एक ताकतवर सेना सीमाओं को फिर से खींच सकती है, और दुनिया ने यह सबक बहुत अच्छी तरह से सीखा। ठीक 1 सदी बाद अब एक आदमी की नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाएं टकराने वाली थीं। और ये हमें सीधे ले आता है पहले विश्व युद्ध तक। यहां हम देखते हैं कि कैसे पूरी दुनिया 2 खेमों में बंट गई। एक तरफ थी केंद्रीय शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जैसे पुराने पावर हाउस, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र जो इन शक्तियों को रोकने के लिए एक साथ आए थे। और कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही दशकों बाद दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया फिर से बट गई। हाँ, इस बार खिलाड़ी कुछ बदल गए थे, लेकिन आइडिया वही था। अब एक तरफ थीं धुरी शक्तियां, जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ फिर से मित्र राष्ट्रों का गठबंधन। ये एक और महाटकराव था जो दुनिया के नक्शे को एक बार फिर से बदलने वाला था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाइयां सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थीं। इस नक्शे को देखिए, ये सही मायनों में विश्व युद्ध थे। इनकी आग दुनिया के हर कोने तक पहुंची और हर महाद्वीप पर देशों की सीमाएं हमेशा के लिए बदल गईं। तो इन बड़ी बड़ी लड़ाइयों और ऐतिहासिक घटनाओं का आज की जमीनी हकीकत पर क्या असर दिखता है, इसे समझने के लिए आइए एक आधुनिक देश के नक्शे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और इसके लिए भारत से बेहतर केस स्टडी क्या हो सकती है?
तो भारत के नक्शे को समझने के लिए हमें इसे लेयर्स में देखना होगा। सबसे पहली और ऊपरी परत है इसका राजनीतिक नक्शा। ये हमें देश का ढांचा दिखाता है। अलग अलग राज्य, उनकी राजधानियां, वो लकीरें जो बताती हैं कि शासन कहां से कैसे चलता है। अच्छा, अब इसके नीचे एक और परत जोड़ते हैं। ये है भौगोलिक नक्शा। इस पर बनी कर्क रेखा या मानक मध्याह्न रेखा जैसी लाइनें असल में जमीन पर नहीं हैं, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं ही दुनिया के ग्लोब पर भारत को उसकी सही जगह देती हैं। यही तय करती हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होगा या घड़ी में क्या समय होगा। और सबसे आखिर में आती है इसकी सबसे गहरी, सबसे पुरानी परत, भौतिक नक्शा। ये पहाड़ जैसे हिमालय में काराकोरम या दक्षिण में पश्चिमी घाट, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। ये वो कुदरती दीवारें हैं जिन्होंने हजारों सालों से इस उपमहाद्वीप को एक शक्ल दी है, इसकी हिफाजत की है और इसकी संस्कृति को संवारा है। तो अब हमारे पास राजनीतिक सीमाएं हैं, भौगोलिक रेखाएं हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। लेकिन इन बेजान नक्शों का उन करोड़ों लोगों की जिंदगी के लिए क्या मतलब है जो इन लकीरों के अंदर रहते हैं? और यही सबसे अहम बात है, क्योंकि आखिर में नक्शा सिर्फ जमीन की कहानी नहीं बताता, वो लोगों की कहानी बताता है। वो बताता है कि लोग कहाँ बसते हैं, क्यों बसते हैं और उनकी जिंदगी कैसी है। ये इतिहास और भूगोल का जीता जागता नतीजा है। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण एकदम सटीक है। एक तरफ है बिहार, जहां मैदानी इलाका है, खेती के लिए अच्छी जमीन है, तो वहां आबादी बहुत घनी है। और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, तो वहां आबादी बहुत कम है। ये जबरदस्त फर्क हमें साफ साफ दिखाता है कि जमीन का भूगोल ही ये तय करता है कि इंसान कहां और कैसे बसेगा। तो हमने देखा कि कैसे एक क्रांति से लेकर बड़ी बड़ी जंगों और जमीन की बनावट तक हर चीज हमारे नक्शों को आकार देती है। ये नक्शे कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि इंसानी ताकत और प्रकृति की लगातार बदलती कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जो कुछ हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, क्लाइमेट चेंज हो या नई ताकतों का उदय, वो आने वाले कल के नक्शों को कैसे आकार देगा। भविष्य